হয়েছে আজ তারা এফআইআর नमस्कार। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित वर्चुअल क्लास के प्रशासन अकादमी भोपाल स्थित स्टूडियो से मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव मध्य प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों के युवा विद्यार्थी भाइयों और बहनों तथा मेरे समस्त प्राध्यापक साथियों, टेक्नीशियन स्टाफ और अन्य समस्त महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की वर्चुअल क्लास की इस विशेष कक्षा में हमारा विषय है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ सल्तनत पीरियड। सल्तनतकालीन राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, यह विषय पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक अत्यंत अहम और महत्वपूर्ण विषय के रूप में जाना जाता है। भारतीय इतिहास में 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक का समय सल्तनत युग के नाम से जाना जाता है। सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था उसी दरमियान एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में उभर करके सामने आई जिसने सारी मध्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था की आधारशिला रखी। बात सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था के सिद्धांतों पर की जाए, इससे पहले कुछ पृष्ठभूमि के तौर पर यह जान लेना नितांत आवश्यक है कि दरअसल सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था में किन किन साम्राज्यों ने या किन किन वंशों ने शासन किया। जैसा कि इतिहास के विद्यार्थी इस बात से परिचित हैं कि भारत में 1206 ईस्वी का समय इस्लामिक तुर्क शासन की स्थापना का समय माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का पहला मुस्लिम तुर्क शासन था जिसने तथाकथित गुलाम वंश की नींव रखी। गुलामों का यद्यपि कोई वंश नहीं था, लेकिन मध्यकालीन इतिहासकारों ने गुलामों के शासन प्रबंध को गुलाम वंश की संज्ञा दी है। यद्यपि गुलाम वंश में जितने भी शासक हुए वे सब एक दूसरे से अलग अलग वंशों के थे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन इत्यादि प्रमुख थे। प्रारंभिक तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन सुल्तान बनने से पहले वजीर के पद पर कार्यरत थे और उन्होंने प्रारंभिक तौर पर सल्तनत काल की शासन व्यवस्था को जमाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यदि हम समूचे दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था की बात करें तो गुलाम वंश के पश्चात खिलजी वंश और उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश का शासन सल्तनत युग में रहा। इन 4-5 वंशों के शासन प्रबंध की अलग अलग विशेषताएं थीं, लेकिन जो विशेषताएं समूचे सल्तनत काल में एक समान रूप से प्रचलित थी, उसके कुछ बुनियादी सिद्धांत थे। उन सिद्धांतों पर विस्तृत चर्चा करने से पूर्व हम यह जान लेना चाहेंगे कि प्रारंभिक सुल्तानों का जो शासन था वो कमजोर शासन था। प्रारंभिक सुल्तानों के पास इतना वक्त नहीं था कि वे अपनी शासन की सत्ता की जड़ों को जमा पाते और उनके पास में इतने संसाधन भी नहीं थे। प्रारंभिक तौर पर सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा और गरिमा गिरती जा रही थी। इसको स्थापित करने के लिए गयासुद्दीन बलबन ने रक्त और लौह की नीति का पालन किया और सुल्तान के पद को बहुत प्रतिष्ठित मुकाम तक पहुंचाया। उसके बाद खिलजी वंश का शासन हुआ। हम कल अलाउद्दीन खिलजी के शासन प्रबंध, उसकी राजस्व व्यवस्था और बाजार नियंत्रण नीति पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में उन तमाम सिद्धांतों का बुनियादी तौर पर पालन किया जो एक कठोर शासन व्यवस्था के लिए आधारभूत रूप से जरूरी थी, और उसके बाद आने वाले सुल्तानों ने भी इसी शासन व्यवस्था को जारी रखा और कुछ उसमें बुनियादी परिवर्तन किए। यदि हम समूची सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था का मूल्यांकन करते हैं या उस पर चर्चा करते हैं तो हमें कुछ सिद्धांतों पर चर्चा करना जरूरी है। सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था के सिद्धांतों में पहला जो प्रमुख सिद्धांत जो पूरे सल्तनत काल में देखा गया वह था धर्म प्रधान राज्य। सल्तनतकालीन राज्य एक धर्म प्रधान राज्य था जिसमें कुरान के नियमों के अनुसार
शासन चलाया जाता था। कुरान के आधार पर जटिल समस्याओं का हल असंभव था, अतः कालांतर में हदीस को आश्रय बनाया गया। मुसलमानों में इमाम अबू हनीफा आदि विद्वानों के मत प्रामाणिक माने जाते थे, अतः इनके मतों को तुर्की राज संस्था का आधार बनाया गया। दूसरा जो प्रमुख सिद्धांत सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था में प्रचलित था वह था आज्ञा पालन पर बल। प्रजा के साथ साथ शासक वर्ग के आज्ञा पालन पर बहुत जोर दिया जाता था और आज्ञा पालन करना सभी का एक अनिवार्य दायित्व माना जाता था। तीसरा प्रमुख सिद्धांत मुस्लिम समाज के लिए एक सम्राट की व्यवस्था। इस्लाम में खलीफा को अल्लाह का पैगंबर माना जाता था। यदि खलीफा किसी राजा का विरोध नहीं करता तो माना जाता था कि उसे खलीफा का समर्थन प्राप्त था। पूरे विश्व में तत्कालीन समय में संपूर्ण मुस्लिम समाज के लिए खलीफा विश्व का धर्मगुरु कहलाता था और खलीफा की शक्ति सर्वोपरि थी। विश्व के किसी भी देश में यदि मुस्लिम राज्य स्थापित होता था तो मुस्लिम राज्य के सुल्तान के लिए यह अनिवार्य था कि वह अपने धार्मिक गुरु जो कि खलीफा था उससे स्वीकृति प्राप्त करे। कानूनी रूप से स्वीकृति मिलने के बाद ही सुल्तान को सुल्तान के पद पर बैठने का हक था या वह उसे सुल्तान की पदवी धारण करने का हक था। प्रारंभिक तौर पर इल्तुतमिश ने जब सत्ता संभाली तो उसे खलीफा की कानूनी स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी, इसलिए उसने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया। 1210 ईस्वी से 1228 ईस्वी के बीच इल्तुतमिश अपने तमाम सहयोगी दरबारियों के साथ जाजम पर बैठ करके उनसे सलाह मशवरा करता था और 1228 में जाकर के जब उसे खलीफा से अपने पद की कानूनी स्वीकृति प्राप्त हुई तब जाकर के उसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया। इससे आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम समाज के लिए खलीफा का कानूनी रूप से स्वीकृति प्रदान करने का जो एक नियम था वो कितना महत्वपूर्ण था। चौथी बात जो इन सिद्धांतों में प्रमुख है, मुस्लिम राज्य में उलेमा वर्ग की प्रधान था। ये उलेमा राज्य के धर्मगुरु होते थे। ये धार्मिक सिद्धांतों की व्याख्या किया करते थे और शासन में इन्हें प्रधानता दी गई थी। राज्य के जितने भी कार्य होते थे, धर्म संबंधी सलाह मशवरा देने का कार्य इन्हीं उलेमाओं के हाथ में था। सुल्तान को उलेमाओं की बात मानना पड़ती थी। यद्यपि मध्यकाल में ऐसे भी उदाहरण उपलब्ध हैं जब सुल्तान ने उलेमाओं की सलाह को मानने से इनकार कर दिया और कुछ ने तो उलेमाओं की सत्ता को ही स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि कुछ सुल्तान ऐसे भी थे जिन्होंने धर्म को राज्य पर हावी नहीं होने दिया और खलीफा की अधीनता स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया और स्वयं खलीफा की उपाधि धारण कर दी। ऐसे सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी और उनके पुत्र का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। पांचवा सिद्धांत राज्य की आय पर साम्राज्य का प्रभुत्व का सिद्धांत था। राज्य की आय साम्राज्य की संपत्ति मानी जाती थी। इसे मनचाहे ढंग से व्यय करने का अधिकार नहीं था, परंतु इसे आमतौर पर स्वीकार नहीं किया जाता था, माना नहीं जाता था। राज्य के बड़े अधिकारी, अमीर या जो पदाधिकारी थे, वे राज्य की आय को अपने मनमाने तरीके से खर्च करते थे और जनता की खून पसीने की कमाई उनके ऐशो आराम के लिए अपव्यय की जाती थी। अगला जो सिद्धांत प्रचलन में था सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था में, उसमें निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था प्रमुख रूप से थी। इस राज्य व्यवस्था का यह सिद्धांत था कि इमाम का निर्वाचन होना चाहिए। प्रारंभ में 1 अथवा 50 व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति भी जनता द्वारा चुना जाने लगा, किंतु निर्वाचन करने वाला व्यक्ति जनता का विश्वास पात्र होना चाहिए था, यह निश्चित था। इस प्रकार सम्राट अपने उत्तरदायित्वों को चुनने लगा, उत्तराधिकारियों को वह चुनने लगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के सुल्तान बनने पर उसका नाम किसी खुतबा में रख दिया जाता था और दरबार के लोग उसका अभिवादन कर लेते थे तो वह भी जनता के द्वारा चुना हुआ माना जाता था। सल्तनत काल में शासन व्यवस्था कुछ प्रशासनिक शब्द प्रचलन में थे, उनका स्वरूप क्या था और उनके कार्य क्या थे, इस पर भी कुछ चर्चा करें। पहला शब्द जो एक आम प्रचलन में था और जिसकी सर्वाधिक चर्चा होती थी वह था विजारत। विजारत एक ऐसी संस्था थी जिसे संविधान में मान्यता दी गई थी और गैर अरबी संस्थानों को अंतर्मुक्त किया गया था तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन
मंत्रिपरिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे उन्हें विजारत की संज्ञा दी गई थी। मुस्लिम विधिवेत्ताओं ने इसकी व्याख्या अलग अलग ढंग से की है। अल फकीर के अनुसार वजीर उन लोगों को ही कहा जाता था जो राजा एवं प्रजा के बीच की एक कड़ी बन जाते थे। अल मावर्दी ने वजीरों को दो श्रेणियों में विभक्त किया है, वजीर तफवीक और वजीर तनफीक। प्रथम श्रेणी के वजीर वजीर तफवीक कहलाते थे। प्रथम श्रेणी के वजीर को बड़ा वजीर कहा जाता था, जिनके पास शक्तियां और धन संपदा थी। इनका काम खलीफा के आदेश को कार्यान्वित करना होता था। गजनबी के शासनकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए, जो शासन व्यवस्था चलाने में अत्यंत निपुण थे। इनके शासनकाल में वजीर का पद सर्वाधिक सम्मानित, प्रतिष्ठित और ऊंचा समझा जाता था। हिंदुस्तान में स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना के साथ साथ वजीर पद की स्थापना भी हुई। ताजुद्दीन एल्दोज, नासरुद्दीन कुबाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक इत्यादि सभी वजीर थे। इल्तुतमिश के समय विजारत की प्रकृति ठीक ढंग से निरूपित नहीं हुई। इस समय वह वित्त विभाग एवं सैन्य विभाग की देखभाल करता था। उसके उत्तराधिकारियों के समय पुनः वजीर शक्तिशाली रहे, किंतु बलबन के समय इनकी शक्ति निम्न बिंदु पर पहुंच गई। जलालुद्दीन ने वजीर पद को पुनः प्रतिष्ठित किया तथा यह अनुमान लगाया जाता है कि वजीर पद के लिए सैनिक सफलता अत्यंत जरूरी थी। तत्पश्चात तुगलक काल में इस पद के विकास में कुछ उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। इसी काल में गयासुद्दीन तुगलक ने एक नया प्रयोग किया। इस प्रयोग के अंतर्गत सुल्तान ने परामर्श के लिए भूतपूर्व वजीरों को सम्मानपूर्वक अपने राज्य में आमंत्रित किया। वह उनसे महत्वपूर्ण मामलों पर सलाह लेता था। फिरोज तुगलक के समय वजीर का महत्व बढ़ गया तथा वे सामान्य शासन विभाग तथा सैन्य विभाग दोनों के ही प्रधान बन बैठे। सैयद सुल्तानों के समय वजीर प्रधानतः पदाधिकारी था। उसे सैनिक अभियानों में भेजा जाता था तथा वह वित्त विभाग का भी प्रमुख था। लोदी सुल्तानों के समय वजीर का महत्व भी बहुत ही कम हो गया। वजीर का कार्यालय दीवाने विजारत कहलाता था। उसकी सहायतार्थ पूरा प्रशासनिक सिलसिला होता था। वजीर के पश्चात नायब वजीर, फिर मुशरिफ ए मुमालिक जो कि महालेखाकार कहलाता था, उसके बाद मुस्तौफी ए मुमालिक जो कि महालेखा परीक्षक के पद पर कार्यरत था। वजीर को संभवतः नगद वेतन के साथ साथ उसका कुछ अंश भू राजस्व के रूप में भी दिया जाता था। यानी कि वजीर जो होता था उसके पास में उसको नगद वेतन तो मिलता ही था, लेकिन जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था, राजस्व जो प्राप्त होता था, राज्य की आय का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होता था, उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा वजीर प्राप्त करते थे। इस तरह वजीर एक बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण पद समूचे सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत था। अक्ता प्रणाली। अक्ता एक अरबी शब्द था जिसे एक प्रकार के प्रशासकीय अधिकार प्रदान करने के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता था। अक्ता अर्थात भूमि के विशेष खंडों का राजस्व सैनिकों को उनके वेतन के बदले आवंटित किया जाता था। हिंदुस्तान में अक्ता का प्रयोग भू राजस्व अधिन्यास के अर्थ में किया गया है। दिल्ली सल्तनत की राज्य व्यवस्था अपने पूर्वगामी राजपूत सामंती राज्यों से दो भिन्न विषयों में भिन्न थी। मुस्लिम राज्य के अतिरिक्त के अस्तित्व में आने के बाद प्रारंभ में कुछ शताब्दियों में राज्य के अंतर्गत विभिन्न भूभागों को विशिष्ट खंडों में वितरित किया जाता रहा। इस विशिष्ट खंड को कता कहा जाता था, किंतु मुस्लिम सत्ता के विस्तार के साथ ही राज्य का सैनिक उत्तरदायित्व भी बढ़ गया। शक्तिशाली सेना रखने के लिए अधिकाधिक भूभाग की आवश्यकता भी पड़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया जिसे अक्ता कहा गया। अब प्रश्न उठता है कि अक्ता लागू करने के पीछे उद्देश्य क्या था। प्रारंभ में तुर्क सुल्तानों के सामने प्रशासन संबंधी अनेक जटिल समस्याएं उत्पन्न हुई। उनके सामने व्यापक क्षेत्र की तुलना में साधन बहुत कम उपलब्ध थे। तुर्कों ने शीघ्र ही यह समझ लिया था कि आंतरिक रूप से देश में अनेकों विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों तथा सीमाओं पर विदेशी आक्रमण के निरंतर बढ़ते हुए खतरे के कारण इतने विस्तृत क्षेत्र पर प्रभावशाली शासन स्थापित करना एक विकट समस्या है। इन परिस्थितियों में 13वीं शताब्दी में अक्ता प्रथा को इन परिस्थितियों का निदान करने के लिए स्थापित किया गया।
ऐबक तथा इल्तुतमिश ने भारतीय समाज से सामंती प्रथा को समाप्त करने के लिए तथा साम्राज्य के दूर दराज के हिस्सों को केंद्र से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में अक्ता प्रणाली का उपयोग किया। इस प्रणाली से तुर्की शासक वर्ग को धन की आवश्यकता भी पूरी हुई और कानून तथा राजस्व व्यवस्था का भी समाधान हो गया। भारत में अक्ता लागू करने का एक और महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि इससे सुल्तान उपज के अधिशेष का एक बड़ा भाग उपलब्ध कर सकता था। राज्य की आय का यह अंश खराज के रूप में लिया जाता था और इस समय तक यह नियमित कर हो चुका था। अक्ता के वे पदाधिकारी जिन्हें मुक्ता या वली कहा जाता था, खराज तथा अन्य कर वसूल करके अपना तथा सैनिकों का भरण पोषण करते थे और अतिरिक्त राशि सुल्तान के राजकोष में जमा कर देते थे। इस प्रकार उपलब्ध विपुल राजस्व के कारण ही मुस्लिम राज्य बड़ी सेना रखने में समर्थ सिद्ध हो सके। ये सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत और प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रचलन में प्रमुख शब्द थे उन पर यह बात हमने की। अब आते हैं केंद्रीय प्रशासन पर। सल्तनत काल का केंद्रीय प्रशासन कैसा था? दिल्ली सल्तनत धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं था, यह हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इस युग में इस्लाम धर्म राज्य धर्म था। जितने भी सुल्तान हुए दिल्ली सल्तनत में वो सब इस्लाम के अनुयायी थे और इस्लाम के अनुयायी होने के कारण उन्होंने अपने राज्य में इस्लाम धर्म को राज्य धर्म घोषित किया। इसलिए पूरे दिल्ली सल्तनत के दौरान इस्लाम एक राज्य धर्म के रूप में प्रचलित था। सुल्तानों को भी कुरान के नियमों के आधार पर अपना आचरण नियंत्रित करना होता था। यदि वह कुरान के नियमों के अनुरूप शासन चलाने में अक्षम रहता था तो उसकी प्रजा के मतानुसार उसका नियमानुमोदित शासक नहीं रहता था। इस्लामी राज्य का आदर्श था देश की समस्त जनता को मुसलमान बनाना। जितने भी दिल्ली सल्तनत में राजा हुए, सुल्तान हुए, उन सभी ने एक नियम को हर समय लागू करने का प्रयास किया। वह यह था कि बहुसंख्यक जनता हिंदू थी, उन्होंने यह प्रयास किया कि अधिकांश जनता इस्लाम धर्म का अनुसरण करे। देशी धर्मों का मूलोच्छेदन करना उनका दूसरा लक्ष्य था। साथ ही जनता को बाध्य करके दारुल हर्ब यानी कि गैर मुसलमानों का देश को दारुल इस्लाम यानी कि मुसलमानों के देश में परिवर्तित करना। चूंकि हिंदुस्तान में बहुसंख्यक आबादी हिंदू जनता की थी, इसलिए विदेशी तुर्क शासकों का यह प्रयास था कि बहुसंख्यक हिंदू आबादी को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित किया जाए। यहां तक कि उन्होंने इसके लिए हर संभव उपाय अपनाए। वो उपाय लालच दे करके उन्हें इस्लाम धर्म में आमंत्रित करने का था, वो उपाय उन्हें जोर जबरदस्ती से मुसलमान बनाने का था, या वो उपाय उन्हें कुछ पद या कुछ भूमि का टुकड़ा देकर के उन्हें इस्लाम धर्म में प्रेरित करने का था। बहरहाल अपने उद्देश्य में हर सुल्तान बहुत हद तक सफल रहे। इस्लामी राज्य का आदर्श था देश की समस्त जनता को मुसलमान बनाना, देशी धर्मों का मूलोच्छेदन करना और जनता को बाध्य करके दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना। खलीफा पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन खलीफा विश्व के तमाम मुसलमानों का धर्मगुरु कहलाता था। इस्लामी प्रभुत्व सिद्धांत के अनुसार संसार के सभी मुसलमानों का एक ही मुस्लिम शासक होता था, उसे खलीफा कहते थे। वो खिलाफत के विभिन्न प्रांतों के लिए सूबेदारों की नियुक्ति किया करता था। जब कोई सूबेदार स्वतंत्र शासक बन बैठता था तब वह अपने पद को स्थायित्व देने के लिए खलीफा के अधीनस्थ बताकर मान्यता प्राप्त करता था, किंतु वह व्यावहारिक रूप से वह सत्ताधारी शासक की भांति आचरण करता था। संपूर्ण सल्तनत काल में खलीफा की मान्यता अत्यंत महत्वपूर्ण थी। दिल्ली सुल्तान अपने को खलीफा का नाइब कहते थे। वे उससे मान्यता प्राप्त करते थे और सिक्कों तथा खुतबा में उसका नाम सम्मिलित करते थे। इस परंपरा को तोड़ने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने खलीफा को मान्यता देने से इनकार कर दिया और परंपरागत जो एक परंपरा चली आ रही थी उसको उसने भंग किया। लेकिन उसका पुत्र मुबारक खिलजी ने खिलाफत का विरोध किया और स्वयं खलीफा की उपाधि धारण कर ली। पूरे सल्तनत काल में इन दोनों पिता पुत्रों को छोड़कर इस युग के सभी दिल्ली सुल्तानों ने नाम मात्र के लिए खलीफा का प्रभुत्व स्वीकार किया।
केवल अलाउद्दीन खिलजी और उसके पुत्र मुबारक खिलजी ने खलीफा की मान्यता से इनकार किया। दिल्ली सल्तनत में प्रमुख सुल्तान कहलाता था। मरने से पूर्व सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी निर्देशित करने का अधिकार प्राप्त था। वो चाहता था कि उसका जो राज्य है किसी योग्य उत्तराधिकारी के हाथ में आए, इसलिए अपनी मृत्यु से पूर्व अधिकांश सुल्तान अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे, लेकिन जन्म के आधार पर उत्तराधिकार का नियम सर्वमान्य नहीं था। परंपरा यह थी कि सुल्तान अपने उत्तराधिकारी को अपने जीवन काल में घोषित करे, लेकिन मृत्यु के बाद सुल्तान के पद की प्राप्ति के लिए संघर्ष होते थे और इस संघर्ष में अंतिम विजय जिसकी होती थी वो सुल्तान का पद धारण करता था और बाद में वह अपने पद की कानूनी स्वीकृति खलीफा से प्राप्त करता था। इस प्रकार दिल्ली सुल्तानों के चुनाव में दोनों प्रणालियों से काम लिया जाता था। इस प्रकार सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रमुख कार्यपालिका था। सुल्तान को चुनना मिल्लत यानी जनता का अधिकार था, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से जनता को एकत्रित करना असंभव था। इसलिए मताधिकार पहले कुछ प्रमुख व्यक्तियों और अंत में एक ही व्यक्ति तक सीमित रह गया। इस्लामिक सिद्धांत के अनुसार ईश्वर अर्थात खुदा ही मुस्लिम राज्य का शासक माना जाता था और उसका कार्य कुरान के नियमों का पालन करवाना होता था। उसे इन कार्यों में हदीस अथवा उलेमाओं की राय भी स्वीकार करनी पड़ती थी। वह राज्य का सर्वोच्च न्यायाधिकारी भी होता था। वह सेना का प्रमुख सेनापति भी होता था। वह पूर्ण रूपेण निरंकुश था तथा सारे निर्णय उसके हाथ में होते थे। नियम विरुद्ध आचरण करने पर भी सुल्तानों को सिंहासन से हटाने का कोई संवैधानिक उपाय नहीं था। केवल विद्रोह के द्वारा ही यह संभव हो सकता था। सुल्तान को हटाने का एक ही तरीका था कि राज्य में अलग अलग हिस्सों में विद्रोह किया जाए और उस विद्रोह में यदि विद्रोही सफल होते थे तो सुल्तान को पदच्युत किया जा सकता था। अन्यथा अगर सुल्तान उन विद्रोहियों को दबाने में सफल होता था तो उन्हें कठोरतम दंड का भी प्रावधान था। बलबन के समय में राज्य के अलग अलग हिस्सों में बहुत कठोरता से विद्रोह हुए। उसके पुत्र बुगरा खां ने भी बंगाल में विद्रोह किया। जब बलबन को इस बात का पता चला कि उसके पुत्र ने बंगाल में विरोध किया है और उसने अपनी सेनाएं उसको दबाने के लिए भेजी और विद्रोहियों को पकड़ करके 2 मील लंबी कतार में उन विद्रोहियों को जमीन पर लिटा करके उन्हें लकड़ी के तख्तों में ठुकवा दिया गया और उनके दोनों हाथों, दोनों कंधों और माथे पर खीलें ठुकवा दी गईं। जिन लोगों ने यह भयावह दृश्य देखा वो या तो बेहोश हो गए और भविष्य में कभी भी बलबन की खिलाफत करने का दुस्साहस नहीं कर सके। बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को उपदेश देते हुए कहा था कि ईश्वर का भेजा हुआ प्रतिनिधि होता है सुल्तान, खुदा का प्रतिनिधि होता है सुल्तान, और सुल्तान को सर्वाधिकार प्राप्त है। और उसी उपदेश में बलबन की रक्त और लौह की नीति छुपी हुई थी। ये सिर्फ एक उदाहरण है ये बताने के लिए कि सुल्तानों के राज्य में जो विरोध हुए, जो विद्रोह हुए, सुल्तानों को गद्दी से हटाने के लिए उनका क्या हश्र हुआ। अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में भी विद्रोह हुए और इन दोनों ही सुल्तानों ने अपने तमाम विद्रोहियों को बहुत कठोरता के साथ दंडित किया। अधिकांश दंड या तो अंग विच्छेद के थे या मृत्युदंड के थे। नियम विरुद्ध आचरण करने वाले सुल्तानों को भी सिंहासन से हटाने का कोई संवैधानिक उपाय नहीं था और यह विद्रोह के द्वारा संभव था। वह धार्मिक प्रमुख भी होता था, किंतु उसकी संपूर्ण शक्ति सैन्य बल पर निर्भर होती थी। अधिकांश सुल्तानों ने धार्मिक शक्ति की प्रधानता के साथ ही साथ यह प्रयास किया कि वह सैन्य शक्ति की भी प्रधानता हासिल करें और सेनाओं पर भी उनका पूरा नियंत्रण स्थापित हो सके, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक सेनाएं उनके अधीन रहेंगी वे पूरे सल्तनत पर अपना प्रभाव स्थापित करने में सफल होंगे, और जब सेनाएं उनसे अलग होंगी, सेनाएं उनसे जुदा होंगी, तब उनकी शासन पर पकड़ ढीली पड़ जाएगी। शासन में सुल्तान की सहायता के लिए मंत्री होते थे। उनकी संख्या अनिश्चित थी। अलग अलग सुल्तानों के समय में अलग अलग मंत्रियों की संख्या का उल्लेख किया गया है। गुलाम वंश में 4 प्रकार के मंत्री थे। बाद के समय में मंत्रियों की संख्या 6 हो गई। एक 7वां पद और भी था जो मंत्रियों के समकक्ष न होते हुए भी अधिकतर मंत्रियों से अधिक शक्तिशाली था। यह पद सुल्तान के घर के प्रबंध का था।
केंद्रीय शासन को आप इस चार्ट के द्वारा भली भांति समझ सकते हैं। सुल्तान का पद खलीफा के द्वारा स्वीकृत होता था। खलीफा के बाद जो प्रमुख होता था वो सुल्तान कहलाता था। सुल्तान की सहायता के लिए मंत्रीगण होते थे। मंत्रियों में पहला जो सर्वाधिक प्रमुख मंत्री होता था वह वजीर कहलाता था। वजीर प्रधानमंत्री की हैसियत से सेनाओं और वित्त पर पूरा नियंत्रण रखता था। दूसरा जो प्रमुख पद था उसे दीवाने आरिज कहा जाता था। तीसरा पद दीवाने इंशा कहलाता था। चौथा जो प्रमुख पद था वो दीवाने रसालात कहलाता था और पांचवां पद जो था उसे सद्र उस सुदूर कहा जाता था। सातवां पद बरीद ए मुमालिक अर्थात डाक और गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष का होता था। एक और पद था जिसे मजलिस एक खलवत कहते थे। इसके बाद दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग का अध्यक्ष कहलाता था। दीवाने अमीर कोही नामक पद की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई। एक और पद था दीवाने मुस्तखाज। इस पद का सृजन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। ये कुछ विशेष पद थे जो अलग अलग सुल्तानों ने अपनी सुविधानुसार अपने राज्य में स्थापित किए थे। अब चर्चा हो उन मंत्रियों के कार्यों के बारे में। विभिन्न मंत्रीगण और उनके कार्य क्या थे इस पर भी हम कुछ चर्चा करेंगे। पूरे सल्तनत काल में जो सबसे महत्वपूर्ण पद था वह था वजीर का। प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। इसकी स्थिति सुल्तान तथा प्रजा के बीच में एक महत्वपूर्ण अधिकारी की होती थी। वह कुछ प्रतिबंधों के अंतर्गत सुल्तान की शक्ति और विशेषाधिकारों का प्रयोग करता था। यद्यपि उस पर कोई प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन सुल्तान के तमाम अधिकारों का वो विशेषाधिकार के रूप में प्रयोग करता था। वह वित्त विभाग का भी प्रमुख था। इस हैसियत से लगान के बंदोबस्त के लिए नियम बनाना, अन्य करों की दर निश्चित करना तथा राज्य के व्यय का नियंत्रण रखना उसका मुख्य उत्तरदायित्व होता था। सैनिक व्यवस्था, विद्वान तथा गरीब लोगों की छात्रवृत्तियां, उनके निर्वहन के लिए दिए जाने वाले भत्ते का प्रबंध भी वजीरों के हाथ में ही होता था। वजीर का कार्यालय दीवाने वजारत कहलाता था। उसकी सहायतार्थ नाइब वजीर, मुशरफे मुमालिक जो कि महालेखाकार कहलाता था, मुस्तौफी मुमालिक जो कि महालेखा परीक्षक कहलाता था इत्यादि होते थे। ये अधिकारी प्रांतीय आय का लेखा जोखा भी रखते थे। दूसरा महत्वपूर्ण पद दीवाने आरिज का था। यह राजधानी में महत्वपूर्ण मंत्री था। इसे सेना मंत्री भी कहते थे। दीवाने आरिज का मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों और घोड़ों का हुलिया रखना तथा फौजों का आकस्मिक निरीक्षण करना था। इसे सामान्य रूप से सेनापतित्व नहीं करना पड़ता था, केवल सैनिक व्यवस्था करना उसका प्रमुख कार्य था। कभी कभी सुल्तान स्वयं भी इससे संबंधित कार्य करता था। महत्वपूर्ण बात यह है कि दीवाने आरिज का कार्य मैनेजमेंट को देखना होता था। सैनिकों की भर्ती, उनका हुलिया रखना, उनके वेतन का प्रबंध करना, उनकी भर्ती करना, फौज का निरीक्षण करना, घोड़ों की जांच करना कि फर्जी घोड़े तो भर्ती नहीं हो गए हैं। कई बार भ्रष्टाचार करने के लिए मंत्रीगण अपने घोड़ों की नुमाइश करते थे और गिने चुने घोड़ों को बार बार परेड पे दिखा करके उसका भत्ता वसूल करते थे। तो ऐसी स्थिति में दीवाने आरिज आकस्मिक निरीक्षण करते थे कि सैनिकों को जो घोड़े दिए गए हैं वास्तव में वो घोड़े उनके पास हैं भी या नहीं। ऐसी स्थिति में कई सुल्तानों के समय में घोड़ों का हुलिया रजिस्टर करने की परंपरा भी अपनाई गई। घोड़ों को दाग लगाने की परंपरा भी अपनाई गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य भ्रष्टाचार को रोकना होता था। तीसरा पद दीवाने इंशा का होता था। यह तीसरा मंत्री था। दीवाने इंशा पर शाही पत्र व्यवहार करने का भार था। उसकी सहायतार्थ अनेक लेखक रहते थे। यह कार्य अत्यंत गुप्त एवं महत्वपूर्ण होने के साथ साथ विश्वास पात्र व्यक्ति को ही यह पद दिया जाता था। सुल्तान की ओर से जो महत्वपूर्ण राजाज्ञाएं प्रसारित की जाती थी, उन राजकीय आज्ञाओं को ड्राफ्ट के रूप में तैयार करना और उसको सुल्तान की पदमुद्रा के साथ में जारी करना दीवाने इंशा का कार्य था। ये बहुत ही गोपनीय होता था और सुल्तान आमतौर पर अपने सर्वाधिक विश्वास पात्र व्यक्ति को ही दीवाने इंशा के पद पर नियुक्त करता था। अगला पद था दीवाने रसालात का। इस कार्य के संबंध में अलग अलग मतांतर हैं, परंतु डॉक्टर हबीबुल्लाह के अनुसार वह विदेश विभाग का प्रमुख था, यानी कि वह विदेश मंत्री था, क्योंकि सुल्तान देशी राजाओं के अतिरिक्त मध्य एशियाई शक्तियों से भी कूटनीतिक संबंध कायम करने के इच्छुक होते थे।
इसलिए उन्होंने अपने राज्य में एक ऐसा मंत्री नियुक्त किया जो कि मध्य एशियाई देशों के साथ में पत्र व्यवहार करे और उनके साथ में राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध कायम करे। इस कार्य को करने के लिए दीवाने रसालत नामक पद का सृजन किया गया था। अगला जो पद था, सद्र उस सुदूर तथा दीवाने कजा, ये दो अन्य मंत्री सल्तनत काल में उपलब्ध थे। इनका संबंध धर्मस्व विभाग और न्याय विभाग से था। सद्र सुदूर का कार्य इस्लामी नियमों और उपनियमों को लागू करना और मुस्लिम जनता को उनका पालन कर रही है या नहीं, यह देखना होता था। कुल मिलाकर के इस्लाम के नियमों के अनुसार जनता आचरण कर रही है या नहीं कर रही है, इस्लाम के नियमों की अवहेलना तो कोई नहीं कर रहा है, या धर्म के मुताबिक सुल्तान के पदाधिकारी या आम जनता के लोग धर्म के अनुसार आचरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कहां कहां धर्म के विपरीत आचरण किया जा रहा है। इन तमाम बातों की गोपनीय सूचनाएं एकत्र करके उस पर नियंत्रण रखने का कार्य सद्र उस सुदूर करता था। कुल मिलाकर के ये धार्मिक विभागों का प्रमुख था या धार्मिक मामलों का प्रमुख था। धार्मिक पुरुषों के जीवन निर्वहन भत्ते मंजूर करना भी इनका कार्य था। खास करके जो धर्म से जुड़े हुए पद थे, जिनमें उलेमा और मौलाना प्रमुख थे, उनके जीवन निर्वाह के लिए उन्हें जो तनख्वाह या उनकी जो जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाता था, उसकी स्वीकृति करना भी सद्र उस सुदूर का कार्य था। मुख्य काजी राज्य भर में न्याय शासन का निरीक्षण करता था। दीवाने कजा के अंतर्गत मुख्य काजी होता था जो कि न्याय करने का कार्य करता था और राज्य भर में उसके अधीनस्थ न्यायालय स्थापित थे और दीवाने कजा उन न्यायालयों का प्रमुख होता था। यद्यपि अंतिम निर्णय यानी कि सुप्रीम कोर्ट सुल्तान स्वयं होता था, लेकिन सुल्तान की सहमति से मुख्य काजी या दीवाने कजा न्याय का कार्य संभालते थे। एक और पद था जिसे मजलिसे खलवत कहा गया। इन मंत्रियों के अलावा सुल्तान के सलाहकारों की एक बहुत बड़ी संख्या थी, जिनमें अनेक गैर सरकारी लोग शामिल हुआ करते थे। इन सबको मिलाकर मजलिसे खलवत कहा जाता था। यानी कि मजलिसे खलवत उन लोगों की एक सभा थी जो कि गैर सरकारी पद पर कार्य करते थे, लेकिन सुल्तान के निकटवर्ती सलाहकार के रूप में उनकी भूमिका निश्चित होती थी। इस मजलिसे खलवत में सुल्तान के कुछ निजी मित्र, कुछ विश्वसनीय पदाधिकारी और कुछ प्रमुख उलेमा शामिल होते थे। अगला पद शाही गृह प्रबंधक का था। उन्हें युद्ध में भी भाग लेना पड़ता था। यह सुल्तान के गृह विभाग का अध्यक्ष था। शाही अंगरक्षक, गुलाम जो सरे जादार तथा दीवाने बंदगान नामक पदाधिकारियों के अधीन थे, उसी की देखरेख में कार्य करते थे। कुल मिलाकर शाही गृह प्रबंधक एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद था, जिसे होम मिनिस्टर कहा जा सकता है। यह गृह विभाग का अध्यक्ष था, जिसमें सुल्तान के जितने भी निजी अंगरक्षक होते थे वो सारे शामिल थे। राज्य के अंतर्गत कार्य करने वाले, पलने वाले सारे गुलामों की नियुक्ति और गुलामों की व्यवस्था करने का अधिकार शाही गृह प्रबंधक का होता था और उनके वेतन, उनके भत्ते, उनकी शिक्षा का प्रबंध करना भी शाही गृह प्रबंधक का ही कार्य होता था। ऐसे कारखाने जिनमें सेना तथा अन्य विभागों से संबंधित आवश्यकता की वस्तुएं मंगाई जाती थीं, उसकी देखरेख में ही कार्य करना पड़ता था। सुल्तान से उसका सीधा संपर्क रहता था और वजीर से भी, इसलिए इसकी प्रतिष्ठा उच्च थी। कुल मिलाकर के जो शाही गृह प्रबंधक होता था, उसे सुल्तान के महल के अंदर और फील्ड पर दोनों जगह बराबर मुस्तैदी से कार्य करना पड़ता था। जितना महत्वपूर्ण पद वजीर का था, उतना ही बल्कि कई मामलों में उससे भी अधिक महत्वपूर्ण पद शाही गृह प्रबंधक का होता था। सल्तनत काल के अंतर्गत विभिन्न शासन काल के दौरान ये नक्शों की एक झलक आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तत्कालीन समय में सल्तनत कालीन राज्य भारत के किन हिस्सों में प्रचलन में था। ये कुछ अलग दृश्य नक्शों का जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत को दिखाया गया है। केंद्रीय प्रशासन के बाद अब बारी आती है प्रांतीय शासन की। जिस तरह से दिल्ली में केंद्र में शासन प्रणाली प्रचलन में थी, उसी तरह से उसका कुछ संशोधित स्वरूप प्रांतीय शासन में प्रचलन में था। दिल्ली सल्तनत एक समान प्रांतों में विभक्त नहीं थी, अतः इसकी शासन व्यवस्था में एक समानता नहीं थी। पूरी दिल्ली सल्तनत में समरूपता नहीं थी, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग किस्म का प्रशासन प्रचलन में था।
13वीं शताब्दी में सल्तनत सैनिक क्षेत्रों में विभक्त थी। इन्हें इक्ता कहा जाता था। प्रत्येक इक्ता एक मुक्ति अथवा शक्तिशाली सैनिक पदाधिकारियों के अधीन होता था। प्रांतीय शासन। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत में 3 प्रकार के प्रांत थे। पहला इक्ते, जो पूर्वाधिकारियों के समय थे। दूसरे वे राज्य जिन्हें उसने विजित किया था, वहां उसने अपने सैनिक सूबेदार नियुक्त किए थे। और तीसरे वे क्षेत्र जो आय की दृष्टि से बहुत बड़े थे। इन्हें छोटे एवं बड़े प्रांतों में विभाजित किया गया था। इक्ते का अधिकारी मुक्ति कहलाता था। इन्हें प्रांतों का भार सौंपा गया। वे वली या अमीर कहलाए। कुल मिलाकर के अलाउद्दीन खिलजी ने अपने से पहले के जो अधिकारियों के समय जो प्रांत थे उन्हें तो बना करके रखा ही, लेकिन जिन नए प्रांतों को अलाउद्दीन खिलजी के समय में साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत विजित किया गया, वहां उसने अपने प्रतिनिधि सूबेदार नियुक्त किए, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद था और एक सैनिक के रूप में उन्होंने अपने सूबेदार नियुक्त किए। और तीसरे वे क्षेत्र थे जो कि बहुत ज्यादा राजस्व जहां से प्राप्त होता था, जो एक कमाई के बहुत बड़े स्रोत थे। इन्हें छोटे छोटे और बड़े बड़े प्रांतों में विभाजित किया गया। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समूचे साम्राज्य को इक्वल डिवाइडेशन के जरिए अलग अलग हिस्सों में बांटा और इक्ते के अधिकारी नियुक्त किए। जिन प्रांतों को भार सौंपा गया वे अमीर कहलाते थे या उन्हें वली भी कहा जाता था। मुक्ति तथा वलियों दोनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपनी सेनाएं रखनी पड़ती थी। इन्हें इस्लामिक कानून की रक्षा करना, उलेमा की रक्षा करना, न्याय शासन का प्रबंध करना, राजमार्गों को सुरक्षित रखना और वाणिज्य और भौतिक समृद्धि को प्रोत्साहन देने का आदेश दिया जाता था। प्रत्येक प्रांत का राजस्व वसूल करने के लिए अनेक कर्मचारी होते थे, जिनमें नाजिर तथा वाकुफ मुख्य होते थे। इसके अतिरिक्त साहिबे दीवान नामक उच्च पदाधिकारी था। वह हिसाब से संबंधित ब्यौरा केंद्रीय सरकार के पास में भेजा करता था। खिलजी तथा तुगलक सुल्तानों के समय बंगाल, जौनपुर, मलिता, खानदेश तथा दक्षिण महत्वपूर्ण सैनिक प्रांत थे। प्रांतीय शासन के अंतर्गत केंद्रीय शासन का प्रतिरूप प्रांतीय शासन होता था। प्रांत का शासक प्रांतपति कहलाता था। वह प्रांतीय क्षेत्र में सुल्तान की तरह सभी शक्तियों का केंद्र था। वह अपने कार्यों के संबंध में सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होता था। दूर के प्रांतपति स्वतंत्र शासकों के समान व्यवहार करते थे। दिल्ली सल्तनत के वे राज्य जो कि सुदूरवर्ती इलाकों में थे, दिल्ली से काफी दूर थे, वहां के जो प्रांतपति थे वे अपने आप को स्वतंत्र शासक की तरह मानते थे और सुल्तान के रूप में ही उनका कार्य और व्यवहार होता था। आवश्यकता पड़ने पर वे अपनी सेनाएं सुल्तान के साथ काम करने के लिए भेजते थे या सुल्तान के द्वारा लड़े गए युद्धों में वो अपनी सेनाएं भेजते थे। जब तक सुल्तान शक्तिशाली होते थे तब तक प्रांतपति उनके अधीनस्थ कार्य करते थे, लेकिन जैसे ही सुल्तानों की शक्ति क्षीण होने लगती थी, ये प्रांतपति उस नाजुक स्थिति का फायदा उठा करके विद्रोह कर दिया करते थे और स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। प्रांतपति अपने सेना के स्वयं सेनापति होते थे, किंतु आवश्यकता अनुसार केंद्र में सेना भेजना उनका एक महत्वपूर्ण कार्य होता था। आमतौर पर प्रांतीय प्रशासन की व्यवस्था यह थी कि सुल्तान ने अपने अधीनस्थ विजित करने वाले प्रांतों पर शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधि सूबेदार नियुक्त किए। उन सूबेदारों का महत्वपूर्ण कार्य यह होता था कि वे सुल्तान को आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय सेनाएं भेजें और वार्षिक कर उन्हें प्रदान करते रहें। लेकिन बहुधा ऐसा होता था कि दूरी का लाभ उठा करके या सुल्तान की कमजोरी का लाभ उठा करके यह प्रांतपति अपने राज्य में विद्रोह का झंडा बुलंद करते थे। यदि सुल्तान ताकतवर होता था, शक्तिशाली होता था, तो वह उस प्रांतपति का विद्रोह त्वरित गति से समाप्त करने की कोशिश करता था। लेकिन यदि दूरी अथवा अन्य किसी कारण से सुल्तान ऐसा करने में विफल होता था तो वह प्रांत अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता था। उसके बाद सुल्तान को उस प्रांत को पुनः विजित करने का प्रयास करना पड़ता था या फिर उस प्रांत पर अपना शासन का आधिपत्य छोड़ देना पड़ता था। 14वीं शताब्दी में सल्तनत के विस्तार के कारण प्रांतों को जिलों में बांट दिया गया।
इन्हें शिक कहा गया। शिक का अध्यक्ष शिकदार कहलाता था। प्रांतों के अंतर्गत छोटे छोटे जिलों का विभाजन किया गया था जिन्हें शिक कहते थे। इन शिकों का जो अध्यक्ष होता था या इनका जो अधिकारी होता था वो शिकदार कहलाता था, जो कि आधुनिक जिलों के कलेक्टर की तरह कार्य करता था। शिक के अधीन अनेक शासकीय कर्मचारी होते थे। जिले का प्रमुख शिकदार कहलाता था। जिले के अंतर्गत कई प्रकार के परगने होते थे जो कि संभाग की तरह, आधुनिक संभाग की तरह कार्य करते थे। परगना जो होता था वो कई गांव का समूह होता था। गांव में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई गांव होती थी। गांव में प्रमुख जो होता था मुकद्दम, खुद अथवा चौधरी कहलाता था। तो इस प्रकार स्थानीय शासन भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से डिवाइडेड था। शिकदार प्रमुख जिले का, परगने का प्रमुख और उसके बाद में गांव के प्रमुख। इसके अतिरिक्त प्रांतीय न्यायपालिका में भी 4 प्रकार के न्यायालय थे। वली या गवर्नर का न्यायालय, काजी सूबा का न्यायालय और दीवाने सूबा का न्यायालय और सदरे सूबा का न्यायालय। तो इस प्रकार स्थानीय शासन के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण प्रशासकीय और न्यायिक व्यवस्थाएं की गई थी। प्रांतीय न्यायालयों में मुफ्ती, मुहतासिब और दादबक होते थे। प्रांत के न्यायिक उपविभाग में काजी, फौजदार, आमिल, कोतवाल और गांव पंचायतें शामिल थीं। सल्तनत काल में एक विशेषता यह थी कि उन्होंने जनता की व्यक्तिगत रीति रिवाजों अथवा स्थानीय शासन प्रणाली में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। गांव की स्थानीय स्वतंत्र सत्ता सुरक्षित रही। गांव एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करते रहे और केंद्रीय शासन अथवा प्रांतीय शासन का सीधा हस्तक्षेप गांव में नहीं होता। गांव के जो प्रमुख अधिकारी थे, चौधरी, मुकद्दम या खुद, उनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि वह स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था सुरक्षित रखें। स्थानीय शासन की भी विशेष रूप से व्यवस्था की गई थी। सल्तनत के प्रांत शिकों में विभाजित थे। शिक का शासक शिकदार कहलाता, हम चर्चा करके आए हैं। शिक पुनः सरकारों में बटे हुए थे। एक शिक पुनः सरकारों में बटे हुए थे। सरकार परगनों में बटी हुई थी और परगने गांव में बटे हुए थे। गांव का प्रबंध करने के लिए मुकद्दम से सहायता ली जाती थी। पटवारी गांव में मालगुजारी संबंधी पत्र रखता था। परगने के प्रबंध के लिए चौधरी होता था। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मचारी भी परगने के फसलों का निरीक्षण करने वाला लगान निश्चित करके लगान वसूल करता था। लेखक का कार्य करने वाला कारकुन कहलाता था, जो हिसाब किताब रखने का कार्य करता था। इस तरह दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय शासन व्यवस्था जितनी महत्वपूर्ण थी और सुचारू रूप से संचालित थी, उसके अधीनस्थ प्रांतीय शासन और उसके अधीनस्थ स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन उतना ही महत्वपूर्ण रूप से कार्य कर रहे थे और उनकी व्यवस्था भी उतनी ही सुचारू रूप से कार्य कर रही थी। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए प्रश्नावली दी जा रही है। जो सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अवश्य तैयार करें। पहला प्रश्न, सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन से संबंधित होना चाहिए। तो जब आप प्रश्न तैयार करें तो केंद्रीय प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करें। दूसरे प्रश्न में यदि विस्तार से प्रश्न आता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है, तो सल्तनत कालीन केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन का संक्षिप्त वर्णन आपको आना चाहिए। यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में शामिल होगा। फिर सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में प्रांतीय प्रशासन का संक्षिप्त उल्लेख, यह भी लघु उत्तरीय प्रश्न हो सकता है। इसके अलावा सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था से संबंधित उद्देश्य पूछे जा सकते हैं और कुछ प्रमुख पदों के बारे में आपसे टिप्पणी के रूप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसमें 4-5 जो प्रमुख पद हैं, वजीर, दीवाने आरिज, सद्र सुदूर, दीवाने इंशा, इन तमाम महत्वपूर्ण पदों के बारे में संक्षिप्त टिप्पणियां भी तैयार की जा सकती हैं। और सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत क्या थे, इस पर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था न केवल सल्तनत काल का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, बल्कि समूचे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिस पर पूरे मध्यकाल की प्रशासनिक व्यवस्था का दारोमदार टिका हुआ था। इसी के साथ आज का यह जो चैप्टर था वो यहीं पर विराम लेता है और अब बारी है विद्यार्थियों की आपसे
प्रश्नों की, इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों का पुनरावलोकन करने की और उससे जुड़े हुए विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा करने की। तो प्रश्न आमंत्रित हैं। यदि आपके प्रश्न नहीं है तो मैं अपने तरफ से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। यहां पर मुझे झाबुआ के विद्यार्थी दिखाई पड़ रहे हैं। हाथ ऊपर कीजिए। झाबुआ के विद्यार्थी, झाबुआ से कौन है? झाबुआ के विद्यार्थियों से मेरा प्रश्न है, आपने इस लेक्चर को यदि ध्यान से सुना होगा तो ये महसूस किया होगा कि मैंने बहुत विस्तार से बताने का प्रयास किया है। झाबुआ के विद्यार्थियों में से कोई भी विद्यार्थी खड़ा होकर के कृपया बताने का कि दीवाने आरिच अभी नहीं है क्या था। ये कॉमर्स के स्टूडेंट है सर, अभी नेक्स्ट क्लास का आए हैं। अच्छा, ठीक है। यदि झाबुआ में इतिहास के विद्यार्थी नहीं है तो अगला जो कॉलेज है सिवनी, सिवनी के विद्यार्थी इतिहास के बैठे हुए हैं यहां पर। गवर्नमेंट कॉलेज सिवनी। जबलपुर, गवर्नमेंट कॉलेज जबलपुर के विद्यार्थी। गवर्नमेंट कॉलेज खंडवा। सर जबलपुर के बैठे हैं। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछना है। सद्र उस सुदूर एक पद था, इसका प्रमुख कार्य क्या होता था? सर ये धर्मस्व का सब देखता था, जिले में इस्लाम धर्म के अनुसार सारे कार्य हो रहे हैं कि नहीं, लोग उनको जो भी नियम है इस्लाम के उनको मान रहे हैं कि नहीं, वो धर्मस्व विभाग का प्रमुख था सद्र उस सुदूर। क्या यह केवल जिले में कार्यरत था? नहीं सर, ये केंद्रीय व्यवस्था में था सर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बताया आपने। धर्मस्व विभाग का प्रमुख, यह केंद्रीय शासन के अधीन एक महत्वपूर्ण पद था जिसे सद्र सुदूर कहा जाता था और यह केंद्रीय विभाग का एक प्रमुख अधिकारी था। बिल्कुल ठीक बताया। इसका कार्य धर्म से संबंधित विभिन्न कार्यों का निरीक्षण करना और उस पर नियंत्रण रखने का था। बहुत बिल्कुल ठीक बताया आपने, धन्यवाद। थैंक यू सर। गवर्नमेंट कॉलेज खंडवा के विद्यार्थी इतिहास के दिखाई पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज खंडवा से काफी संख्या विद्यार्थियों की। खरगोन, गवर्नमेंट कॉलेज खरगोन। अन्य कोई विद्यार्थी जो इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करना चाहेंगे, स्वेच्छा से आगे आए। गवर्नमेंट कॉलेज छत्रसाल कॉलेज पन्ना। हेलो सर, सुन रहे हैं आप? एक एक करके आइए, आपको मौका मिल चुका है। अन्य किसी कॉलेज के विद्यार्थी को मौका दें। सर प्रश्न छत्रसाल कॉलेज पन्ना। गवर्नमेंट कॉलेज अलीराजपुर। गवर्नमेंट कॉलेज छिंदवाड़ा। गवर्नमेंट कॉलेज इंदौर। हेलो सर, पीजी कॉलेज पन्ना से हाँ जी, लखनलाल वर्मा बोल रहा हूँ सर। हाँ वर्मा जी बोलिए। सर ये मेरा क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत यानी मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक क्यों कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक क्यों कहा जाता है? नहीं, मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक। मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक इसलिए कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक वो पहला व्यक्ति था जिसने भारत में तुर्क सत्ता की नींव डाली, और चूंकि इससे पहले भारत में हिंदू सत्ता का बाहुल्य था, जितने भी राजा होते थे वो अधिकांशतः हिंदू धर्म के मानने वाले होते थे, और भारत में वो पहला मुस्लिम शासक था जिसने, जो तुर्क था, एक विदेशी आक्रमणकारी था, और तुर्क इस्लामिक जाति होती है या इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं, और पहला मुस्लिम तुर्क शासक होने के कारण जब उसने दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित किया तो उसे तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कहा गया। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। अच्छा पूछिए आप। पीजी कॉलेज से अनु चौधरी बोलती सर, मेरा प्रश्न है जोर से बोलिए, माइक सामने रखिए, माइक ऊपर रखिए। सर मैं पीजी कॉलेज पन्ना से अनु चौधरी बोलती हूँ। मेरा प्रश्न है अक्ता प्रणाली क्या है? अक्ता प्रणाली के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है अन्नू जी। यदि आपने ध्यान से उन स्लाइड्स को देखा होगा तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत केंद्रीय साम्राज्य में अलग अलग प्रांतों का शासन चलाने के लिए अक्ता प्रणाली की स्थापना की गई थी।
क्योंकि इतने विशाल साम्राज्य का शासन चलाना किसी भी सुल्तान के लिए एक बहुत ही दुष्कर कार्य था, इसलिए अपने सैनिक सूबेदारों को वो अक्ता प्रणाली के माध्यम से राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया करते थे और वे एक जागीर के रूप में कार्य करते थे। इससे दो फायदे थे। पहला फायदा यह था कि उस प्रांत की राजस्व को वसूल करने का जिम्मा उस सैनिक सूबेदार का हो जाता था, और दूसरा फायदा यह था कि उस प्रांत में विद्रोह की संभावनाएं बिल्कुल समाप्त हो जाती थी, क्योंकि जो प्रांतीय सूबेदार वहां नियुक्त होता था उसका प्रमुख कार्य राजस्व वसूल करना, उसका एक हिस्सा राजकोष में जमा कराना और दूसरा हिस्सा वो स्वयं अपने पास रखते थे। तो कुल मिलाकर के सैनिक सूबेदारों को एक जागीर के रूप में जो प्रांत या भूमि का जो टुकड़ा दिया गया था वो एकता प्रणाली कहलाई। अगला प्रश्न। हेलो सर, मेरा एक प्रश्न है। हेलो, बताएं। हेलो, ये पूछना चाहते थे कि मुगल साम्राज्य अंग्रेजी शासन से साम्राज्य से ज्यादा समय तक रहा है, और अंग्रेजी शासन में भी मतलब अत्याचार हुए हैं और मुगलों के समय भी अत्याचार हुए हैं, लेकिन फिर भी मुगलों के समय इतना बड़ा विद्रोह क्यों नहीं हो पाया जिससे दिल्ली सल्तनत या मुस्लिम साम्राज्य को अपने देश वापस जाना पड़े? और अंग्रेजों के समय आपका नाम बताइए, पहले आपका नाम बताइए और कहाँ से हैं आप? सर, मैं जबलपुर में महाकौशल आर्ट एंड कॉमर्स ऑटोनॉमस विद्यालय से अभिषेक उपाध्याय। कौन सी क्लास में हैं आप? किस क्लास के विद्यार्थी हैं आप? सर, मैं बीए फर्स्ट सेम का हूँ। बीए फर्स्ट सेम के विद्यार्थी हैं। अभिषेक जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जो हमारा टॉपिक है वो ना तो ब्रिटिश साम्राज्य से संबंधित है और ना ही मुगल साम्राज्य से संबंधित है। हमारा टॉपिक बीए थर्ड सेमेस्टर की क्लास में सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है। इस चैप्टर से संबंधित यदि आपकी कोई जिज्ञासा या प्रश्न है तो उसे आप पूछ सकते हैं। आपका जो प्रश्न ब्रिटिश साम्राज्य या मुगल साम्राज्य किसी और कक्षा में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो सर। हाँ बताइए। रजनलाल वर्मा, पीजी कॉलेज पन्ना से बोल रहा हूँ सर। हाँ बेटा। मेरा प्रश्न है, इल्तुतमिश को मुद्रा का विशेषज्ञ क्यों कहा जाता है? मुद्रा का विशेषज्ञ क्यों कहा जाता? आपका प्रश्न स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ रहा, थोड़ा सा सामने आकर के बात कीजिए। इल्तुतमिश को मुद्रा का विशेषज्ञ क्यों कहा जाता है सर? कई प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन उसने करवाया था। उसके राज्य में अनेक प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन करवाया गया, इसलिए उसे मुद्रा का संस्थापक भी कहा जाता है। हेलो। ये प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जिज्ञासा के लिए ये बात ध्यान में रखने की है। जी बताइए, खंडवा से। हेलो। हाँ जी, आ रही है आवाज आपकी। मैं ईस्टर्न कॉलेज खंडवा से मुकेश गौर बोल रहा हूँ। जो दीवाने इंसा, इसका नाम, ये कौन सा पद था? आपको बताया गया है, दीवाने इंशा शाही पत्र व्यवहार करने वाला एक प्रमुख अधिकारी होता था। आमतौर पर केंद्रीय प्रशासन में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई थी। सुल्तान की दरबारी कार्रवाइयों का विवरण रखना, दैनंदिन कार्रवाइयों का रोजनामचा लिखना और सुल्तान की ओर से विभिन्न विभागों या राज्य के बाहर जाने वाले महत्वपूर्ण पदों का ड्राफ्ट तैयार करना, ये दीवाने इंशा का कार्य होता था। और इस पद पर जो भी अधिकारी नियुक्त किया जाता था वो बहुत ही विश्वसनीय होता था, सुल्तान का खास व्यक्ति होता था, इसलिए इस पद को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया और कई मामलों में ये वजीर के समकक्ष पद माना गया। हेलो सर। हाँ सर, मैं शिवपुरी से बोल रहा हूँ। शिवपुरी से, बताइए। सर, जैसे आपने बोला था ना कि मोहम्मद गौरी के इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है, लेकिन पहली बार तो मोहम्मद गौरी का जिक्र मैंने नहीं किया अपने लेक्चर में। सर, आपने वो तुगलक वंश उसकी बोल रहे थे ना, गुलाम वंश की तरफ, तो आप पहली बार तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, तो पहली बार उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना नहीं की थी क्या? आपका प्रश्न जो है वो सल्तनत कालीन राज्य व्यवस्था से बिल्कुल भी संबद्ध नहीं है। कभी आप मोहम्मद गौरी की बात करते हैं जिसका जिक्र मैंने क्योंकि सर कुतुबुद्दीन तो ये वक्त सर मोहम्मद गौरी के साथ ही आया था ना सर, इसलिए मतलब पहले तो वो उसी ने आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार मुस्लिम आक्रमणकारी। हमारी जो आज की चर्चा है वो ना तो मुस्लिम आक्रमण से संबंधित है और ना ही मोहम्मद गौरी या महमूद कासिम से संबंधित है। हमारा जो आज का व्याख्यान है वो केवल सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है।
जहां तक कि आपकी मन की बात है वो मुझे कुछ कुछ समझ में आ रही है। आप ये जानना चाहते हैं कि भारत में इस्लाम का प्रवेश कब हुआ। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, तो पहला इस्लामिक आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का है, लेकिन वो सफल आक्रमण नहीं था। भारत में तुर्क सत्ता की नींव डालने वाला पहला व्यक्ति मोहम्मद गौरी और उसका प्रतिनिधि जो सुल्तान बना वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसलिए जो व्यक्ति सुल्तान बना और उसने खलीफा से अपने पद की कानूनी स्वीकृति प्राप्त की, उसे ही भारत में तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। थैंक यू सर, गुड इवनिंग। ओके, थैंक यू। तो मित्रों, सर आज की चर्चा का समय यहीं समाप्त हो रहा है। सर एक छोटा सा प्रश्न है सर, ये जो खलीफा थे, हेलो, आपको 3 बार समय मिल गया है। समय चूंकि हमारे पास में सीमित है, तो एक बार से अधिक कृपया ना पूछें। अन्य विद्यार्थियों को यदि पूछना है तो उनका प्रश्न आमंत्रित है। 1 मिनट का हेलो समय। सर। हाँ हेलो सर, मैं कॉलेज आरोन से। हाँ, गुना से, वो आरोन से बोलिए प्लीज। हाँ सर, मैं आरोन से बोल रही हूँ। जी बिल्कुल, मेरा बोलिए। क्वेश्चन है सर, ये उलेमाओं की प्रधानता जो सिद्धांत है सल्तनत की प्रशासन व्यवस्था का, उलेमाओं का कार्य क्या था? सर वो उलेमाओं क्या है? देखिए, उलेमा, बैठिए। उलेमा एक धार्मिक पद था। सल्तनत काल की केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था में उलेमा एक धार्मिक सलाहकार थे। सुल्तान को धर्म से संबंधित मामलों में सलाह देने का कार्य करते थे। आमतौर पर परंपरा यह थी कि सुल्तान धर्म की सलाह को मान लिया करते थे, लेकिन उलेमाओं की सलाह को मानना अथवा उसे ना मानना ये सुल्तान के विवेक और उनकी इच्छा पर निर्भर होता था। विश्व के जितने भी सुल्तान थे, खास करके इस्लाम धर्म के अनुयायी सुल्तान थे, वे विश्व के धार्मिक गुरु खलीफा को ही अपना गुरु मानते थे और उसके प्रतिनिधि या उसके नाइब की हैसियत से शासन करते थे। लेकिन सुल्तान के आंतरिक मामलों में धार्मिक सलाह देने का कार्य उलेमा करते थे, और उलेमा चूंकि एक धार्मिक पद था, इसलिए सुल्तान धर्म के नाते उसका सम्मान करते थे। उनकी सलाह को यथासंभव स्वीकार किया जाता था। आंतरिक धार्मिक कार्यों का निरीक्षण करना, जनता के धार्मिक कार्यों का निरीक्षण करना, इस्लाम के नियमों के अनुसार जनता आचरण कर रही है या नहीं, इस बात की जांच करना, सुल्तान स्वयं कुरान के नियमों का पालन करने के लिए उसने सारे नियम बनाए हैं या नहीं, या उन नियमों के अनुसार वो शासन कर रहा है या नहीं, इन तमाम कार्यों की देखरेख करना उलेमा का कार्य होता था। तो कुल मिलाकर के उलेमा धर्म से संबंधित, खास करके कुरान के नियमों के आधार पर शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में जो धर्म से संबंधित सलाह होती थी, सुल्तान को देने का कार्य करता था, और इसके बदले में सुल्तान उसे वेतन और भत्ते देता था। तो इसी प्रश्न के साथ आज की इस विशेष कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। हमारा समय यहाँ समाप्त हो रहा है। इन 2 दिनों में हमने मध्यकाल के 2 महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था और बाजार नियंत्रण नीति पर कल चर्चा हुई, और आज मध्यकाल का दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक सल्तनत राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। मध्य प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए मेरे विद्यार्थी भाइयों और बहनों का मैं बहुत हृदय से आभारी हूं। इसके साथ ही जो हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक साथी यहाँ पर क्लास में उपस्थित हैं, विभिन्न कॉलेज के प्राचार्यगण भी पिछले 2 दिनों में यहाँ पर उपस्थित रहे और मुझे उन्होंने सुना और सम्मान दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभारी। नमस्कार।